तो चावल को समझने के बाद पिछले क्लास में हम लोग चावल को समझे थे, इसमें हम लोग समझेंगे गेहूं के उत्पादन, विश्व वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझेंगे, ठीक ना। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की उत्पत्ति के मामले में। देखिए, गेहूं की जो उत्पत्ति है उसके बारे में विवाद है कि आखिर गेहूं आया कहाँ से था। लेकिन भारत में गेहूं आज से 4 से 5 हज़ार वर्ष पहले जो है पाया जाता था, और चीन में आज से 5 हज़ार वर्ष पहले पाया जाता था। लेकिन यह माना जाता है कि गेहूं भूमध्य सागरीय फसल है ना, और गेहूं की उत्पत्ति मिस्र और भूमध्य सागर प्रदेशों में ही हुई है, और वहाँ से लगभग पूरी दुनिया में आज गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गेहूं के उत्पादन के लिए दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो दशाओं में सबसे पहले हम समझेंगे क्या, तापमान। गेहूं की खेती के लिए जो तापमान है वो औसत 10 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, गेहूं बोते समय जो तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। जो गेहूं का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक ना, गेहूं की बुआई करते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का प्रारंभिक तापमान उत्तम माना जाता है। लेकिन जब गेहूं पकना शुरू हो जाता है तो 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान गेहूं को चाहिए। क्लियर। तो ये बातें आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक। सामान्यतः गेहूं एक ऐसी फसल है जिसको न तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान चाहिए और न तो बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तापमान भी नहीं चाहिए, बहुत कम तापमान भी चाहिए। इसलिए शीतोष्ण कटिबंध में गेहूं अच्छा माना जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंध में गेहूं होता है वो क्या होता है, बहुत बेहतरीन होता है। गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है। क्लियर। उत्पादन भी वहाँ अच्छा होता है। तापमान के बाद अब हम लोग बात करेंगे वर्षा। वर्षा इसको कितनी चाहिए, तो गेहूं को देखिए बारिश ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। गेहूं को ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की जो बारिश होती है, और शीतकालीन बारिश इसके लिए उत्तम है। इससे ज़्यादा बारिश या इससे कम बारिश भी इसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देता है। तो ज़्यादा बारिश की भी ज़रूरत गेहूं को नहीं पड़ती है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, गेहूं की जब बुआई होती है और गेहूं कुछ बड़ा हो जाता है उस समय हल्की बारिश, और पकने से पहले जब गेहूं क्या होता है, पकने पर आ जाता है, तो पकने से पहले जब गेहूं की फसल पकती है तो पकने से पहले जो है कि हल्की बारिश अगर हो जाए तो गेहूं के जो दाने होते हैं वह माने जाते हैं कि मोटे हो जाते हैं, ठीक ना, और उससे जो उत्पादन है, जो पैदावार है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बातें वर्षा के संदर्भ में आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए, इसके लिए भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तम है। अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल में बारिश नहीं होती, शीतकाल में बारिश होती है। अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात करें, जैसे हमारे यहाँ भारत में, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, गर्मी में बारिश होती है, वो गेहूं के लिए अच्छी नहीं है, ठीक ना। और ठंडे में हमारे यहाँ बारिश ही नहीं होती है, वो भी अच्छी नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु का एक प्रकार है जिसमें कि ग्रीष्मकाल क्या रहता है, शुष्क रहता है, और शीतकाल आर्द्र रहता है, ठीक ना। मतलब शीतकाल में वहाँ हल्की बारिश होती है। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु क्या मानी जाती है, गेहूं की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है, याद रखिएगा। अब गेहूं के ये जो वर्षा हो गया, वर्षा के बाद अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, देखिए जलोढ़, कछार और काली, तीनों प्रकार की मिट्टी में गेहूं का उत्पादन संभव है, ठीक ना। फ्रांस में फिलैंडर्स मिट्टी होती है, वहाँ पर भी फ्रांस में फिलैंडर्स मिट्टी पर भी गेहूं का उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है। और प्रेरी प्रकार के घास के मैदानों में, किसमें, जिन मिट्टियों पर प्रेरी घासें होती हैं, प्रेरी, ठीक ना, वहाँ भी गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी मानी जाती है। क्लियर। प्रेरी को क्या बोला जाता है, गेहूं की रोटी की टोकरी भी इसको बोलते हैं। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरी प्रदेश को बोलते हैं, अमेरिका और कनाडा का। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। मिट्टियों के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, है ना। प्रेरी प्रकार की जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, किसके लिए,
गेहूं के लिए। अब हम बात करेंगे गेहूं की किस्मों के बारे में। तो गेहूं की जो किस्में हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। गेहूं की जो किस्में हैं, पूरी दुनिया में 300 से ज़्यादा गेहूं की किस्में पाई जाती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कनाडा में 2 किस्में हैं, एक है मार्क्विस और दूसरा है रिवार्ड। एक है मार्क्विस और दूसरा है रिवार्ड। कनाडा में ये जो दोनों गेहूं की किस्में हैं, ये बड़े पैमाने पर इन किस्मों से कनाडा में गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। कनाडा की किस्में हैं, आप इन किस्मों को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब तापमान, वर्षा और मिट्टी में प्रेरी प्रदेश की, फ्रांस में फ्लैंडर्स मिट्टी है ना, और बाकी जगहों पे चिकनी दोमट मिट्टी में गेहूं का उत्पादन हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, गेहूं और चावल, हमने बताया था गेहूं और चावल 2 ऐसी फसलें हैं, जब आप इनको खेतों में लगाते हैं तो ये फसलें क्या करती हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए इन फसलों को लगाते समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें खाद की, उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है ना, लोग यूरिया वगैरह का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग समझेंगे गेहूं का उत्पादन और वितरण की। विश्व में, दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करेंगे तो दुनिया भर में वर्ष भर 12 महीने गेहूं की कटाई चलती रहती है, ठीक ना। दुनिया भर में वर्ष भर जो है 12 महीने गेहूं की कटाई क्या होती है, चलती रहती है। जैसे अगर हम अक्षांशों की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ तक क्या होता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है 20 डिग्री साउथ से लेकर के 45 डिग्री साउथ तक जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, चूंकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और अक्षांशों में जब हम इसका बंटवारा करते हैं तो हमें पता लगता है कि गेहूं जो है दुनिया भर के विभिन्न देशों में अलग अलग महीनों में तैयार होता है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में गेहूं कब तैयार होता है, ठंडी के मौसम में। लेकिन हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उस समय क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। तो दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में, है ना, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में क्या होता है, गेहूं काटा जाता है। जैसे उसी तरीके से पेरू वगैरह में क्या होगा, अभी नवंबर दिसंबर चलने वाला है, अभी उसमें क्या होगा, गेहूं की कटाई होगी। चिली में, अर्जेंटीना में। तो गेहूं ऐसी फसल है जिसका उत्पादन विश्व भर में कहीं ना कहीं चलता रहता है। बुआई चलती रहती है, कटाई इसकी चलती रहती है, ठीक है। गेहूं जो है उत्पादन की दृष्टि से 2 प्रकार का माना जाता है। एक शीतकालीन गेहूं होता है और एक जो है कि बसंतकालीन गेहूं होता है। शीतकालीन गेहूं का मतलब वह गेहूं जो शीतकाल शुरू होते होते काट लिया जाता है, और बसंतकालीन गेहूं का मतलब वह गेहूं जो गर्मी की जब शुरुआत होती है उससे पहले उस गेहूं को काट लिया जाता है, ठीक ना। तो अमेरिका में लगभग सभी प्रकार के गेहूं का क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें से जो बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है वह मिनियापोलिस और डुलुथ नगर है। ये दोनों, मिनियापोलिस और डुलुथ, ये दोनों बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र के लिए क्या है, फेमस है। बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन इन दोनों नगरों में विख्यात है। ये दोनों नगर क्या है, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र के लिए USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके लिए कौन से 2 नगर फेमस है, तो मिनियापोलिस और डुलुथ, ठीक ना। शीतकालीन मुलायम गेहूं के क्षेत्रों में बफेलो और शिकागो, याद रखिएगा आप। और कोलंबिया पठार का जो गेहूं है वो सिएटल और पोर्टलैंड। कोलंबिया पठार के गेहूं की बात की जाएगी तो जो प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं वो हैं सिएटल और पोर्टलैंड। शीतकालीन अगर मुलायम गेहूं की बात की जाएगी तो वो होंगे बफेलो और शिकागो। और अगर बसंतकालीन गेहूं पूछे तो आप याद रखेंगे मिनियापोलिस और डुलुथ नगर। इन नगरों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। अगर हम चीन के गेहूं उत्पादन की बात करते हैं, चीन में, तो चीन में हुआंगहो और वीहो, हुआंगहो और वीहो नदियों की घाटियों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
चीन में भी दोनों प्रकार के गेहूँ पाए जाते हैं। बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र भी चीन में पाया जाता है और शीतकालीन गेहूँ का क्षेत्र भी चीन में पाया जाता है। क्लियर। चीन में जो लोयस मिट्टी का मैदान हम लोग पढ़ते हैं, उस मैदान पर भी बसंतकालीन गेहूँ का उत्पादन बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पे किया जाता है। ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शीतकालीन गेहूँ का क्षेत्र है कि बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र है। अमेरिका में अगर जैसे आपसे शीतकालीन गेहूँ का क्षेत्र पूछ दिया तो बफेलो और शिकागो, बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र पूछ दिया तो मिनियापोलिस और डुलुथ नगरों को क्या करना है, आपको याद रखना है। चीन का हमने बता दिया वांगो और विहो नदियों की घाटियों में लोएस मिट्टी का जो मैदान है उसमें बसंतकालीन गेहूँ का उत्पादन किया जाता है ना। अगर हम देखिए, अगर हम CIS देशों की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। CIS देश यानी कि जो पूर्व सोवियत संघ था, रशिया का पार्ट है। रशिया के पार्ट में दो चीज़ें आप याद रखेंगे, एक तो यूक्रेन जो रूस से अलग देश बन गया है, और रूस और यूक्रेन में अभी क्या चल रही है, युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। ठीक है। तो यूक्रेन को यूक्रेन और एक और देश है क्रीमिया। ठीक ना। क्रीमिया चूँकि यूक्रेन का ही भाग था, लेकिन 2014 में एक जीके याद रखिएगा, 2014 में रूस ने क्या कर लिया, क्रीमिया पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक ना। और एक और प्रदेश है काकेशस। ये प्रदेश जो है रूस की रोटी की डलिया बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? रूस की रोटी की डलिया। इन प्रदेशों को, इन 3 प्रदेशों को बोला जाता है। आप इन 3 प्रदेशों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। रूस की रोटी की डलिया यूक्रेन, क्रीमिया और काकेशस को बोला जाता है। देखिए पूरी दुनिया में क्या हो गया, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, रूस ने काला सागर पर अधिकार कर लिया। ठीक ना। तो जो प्रमुख बंदरगाह हैं काला सागर में, जो प्रमुख बंदरगाह हैं गेहूँ भेजने के, ये प्रमुख बंदरगाहों पर जो है रूस का अधिकार हो गया। तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो गेहूँ था। सबसे ज़्यादा यूक्रेन किसका निर्यात करता है, गेहूँ का, उसी से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। अब रूस ने उस पर अधिकार कर लिया तो यूक्रेन ने पूरी दुनिया को गेहूँ भेजना पूरे यूरोप में बंद कर दिया। तो खाद्यान्न संकट आ गया था, गेहूँ भेजता ही नहीं था, सबसे बड़ा उत्पादन करता था, मतलब वहाँ से गेहूँ पूरी दुनिया को भेजा जाता था। इसके बाद 2 बंदरगाह हैं काला सागर में, आप याद रखिए। काला सागर में 2 बंदरगाह हैं, खरसान और ओडेसा। काला सागर में 2 बंदरगाहों को आप याद रखेंगे, खरसान और ओडेसा। ये 2 बंदरगाह हैं काला सागर में जहाँ से यूक्रेन, क्रीमिया और काकेशस का गेहूँ भेजा जाता था। लेकिन इन्हीं बंदरगाहों पर क्या हो गया, रूस का अधिकार हो गया। तो पूरे देश दुनिया में खाद्यान्न संकट आ गया, जिसको हमारे देश ने बहुत अच्छे तरीके से भुनाया है ना। गेहूं का निर्यात भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के देशों को किया, क्योंकि वहाँ से गेहूं आना बंद हो गया था। तो भारत ने रूस को भी गेहूं बेचा और बाकी दुनिया के सभी देशों को बेचा है ना, जहाँ पर यूक्रेन का गेहूं नहीं पहुँच पा रहा था। तो ये हो गया कौन, अमेरिका है ना, चीन और रूस। आप याद रखिएगा, अमेरिका, चीन और रूस, ये 3 हमने आपको बता दिए। ये भी एक याद रखिएगा कि दुनिया का 50% गेहूँ अमेरिका, चीन और रूस ही क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। दुनिया में जो 50% गेहूँ होता है वो अमेरिका, चीन और रूस के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। कनाडा में भी बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र पाया जाता है ना, और शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्रों में 2 नाम आप याद रखिएगा, विनीपेग और दूसरा है आर्थर। और शीतकालीन गेहूं के क्षेत्रों में हेलीफैक्स और सेंट जॉन, ये 2 नगरों को आप कनाडा में याद रखेंगे। बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्रों में विनीपेग और आर्थर हैं, शीतकालीन गेहूं के क्षेत्रों में हेलीफैक्स और सेंट जॉन है ना। अगर हम बात करेंगे अर्जेंटीना की, किसकी बात करें, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में बहिया ब्लांका याद रखिएगा। बहिया ब्लांका जो है कि गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ठीक ना।
इसी तरीके से दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्लियर। अर्जेंटीना में एक नगर को आप याद रखिएगा जो बहिया ब्लांका के पास में है, सांटाफे। सांटाफे नगर की जलवायु इस प्रकार की है कि वहाँ पर गेहूं का उत्पादन और उत्पादन दर दोनों बहुत अच्छा है, बड़े पैमाने पर है। इसीलिए सांटाफे नगर को व्हीट क्रिसेंट के नाम से भी जानते हैं। सांटाफे नगर को व्हीट क्रिसेंट भी बोला जाता है। ये बात आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। क्लियर हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से यूरोप में और बात करेंगे अगर हम तो पो नदी बेसिन, ठीक है, जो पो नदी की घाटी है, पो नदी बेसिन गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। ठीक, रोटी की डलिया किसको बोलते हैं, कनाडा और अमेरिका के प्रेरी प्रदेशों को। अगर विश्व के रोटी की डलिया, अगर हम जैसे बात करें उसकी, रेड नदी घाटी है ना, रेड नदी घाटी को आप याद रखिएगा। ठीक है, रेड नदी घाटी में जो रेड नदी घाटी है वहाँ पर प्रेरी प्रदेशों में गेहूं का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। रूस की अगर बात करें तो रूस में हमने आपको बताया था क्या, यूक्रेन, क्रीमिया और काकेशस प्रदेश हैं, है ना, जिसमें खरासान और एक और आपका था बंदरगाह। ठीक है, खरासान और एक बंदरगाह और था जिसपे रूस का अधिकार हो जाने से पूरे देश को सप्लाई नहीं हो पाई। लेकिन एक बात आप और याद रखेंगे क्या, यूरोप में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन फ्रांस में होता है। ठीक ना, यूरोप में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। ठीक, देखिए बहुत सारे आंकड़े होते हैं आर्थिक भूगोल में, इन आंकड़ों को आपको बार बार रिवाइज करना होगा तभी ये याद हो पाएगा। ठीक है ना, बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे, तब आप इन आंकड़ों को याद रख पाएंगे। ट्रिक से याद रखने की अगर आप कोशिश करते हैं तो याद तो रख लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। ठीक ना। और ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर बात करें तो जो भी लोग ऑप्शनल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल में आपको हर एक चीज़ जाननी है अगर आपको अच्छा राइटिंग आंसर करना है तब। ठीक ना। देखिए गन्ना भारत में बहुत पहले से ही उगाया जा रहा है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये फसल है जो भारत में उगाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो गन्ना जो है कि मुख्य रूप से, गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना जो है मुख्य रूप से इसको क्या बोलते हैं, शुगर केन। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से उष्णतर क्षेत्रों की फसल है, उष्णतर क्षेत्रों की क्या है, फसल है। और यह बांस का वंशज है। बांस देखा है आप लोगों ने ना, ठीक है, बांस जो वनस्पति होती है, गन्ना उसी का वंशज है। ठीक है, उष्णतर क्षेत्रों की फसल है। अगर हम इसके तापमान की बात करें कि किस प्रकार के तापमान में, कितने टेम्परेचर के तापमान में होता है, तो गन्ने के लिए जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 18 से कम पर और 35 से ज़्यादा अगर तापमान होता है तो गन्ने को बहुत प्रभावित करता है। ठीक ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस और इसको विकास होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। मतलब शुरुआती दौर में तापमान जो है कि बढ़ना चाहिए। क्लियर। जब गन्ने की रोपाई होती है तो वह मौसम थोड़ा सा ठंडी वाला होता है, और जैसे जैसे गन्ने की फसल बड़ी होती है तो इसका जो गन्ने का तापमान है उसके वातावरण का वो भी क्या होना चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे जैसे यह बड़ा होता है तो गन्ने के तापमान को, गन्ने को जो है हल्की हल्की बारिश भी क्या होती है, ज़रूरी होती है। ठीक। अगर हम बात करें तो गन्ना मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों और भारत की ही फसल है, लेकिन 8वीं शताब्दी में गन्ने को भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ले जाया गया, है ना। जो व्यापारी हुआ करते थे उस टाइम के, वो गन्ने की फसल को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लेकर के चले गए। फिर वहाँ से जब कोलंबस ने आगे चल करके अमेरिका वगैरह की खोज की तो हुआ क्या कि फिर वहाँ से गन्ने की फसल पूरी दुनिया में चली गई। ठीक, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यूरोप और यूरोप से फिर गन्ने की फसल पूरी दुनिया में चली गई। तो दुनिया के उष्णतर क्षेत्रों में गन्ने बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते हैं। अगर हम वर्षा की बात करेंगे, है ना, तो औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक गन्ने की फसल को चाहिए। अगर हम इसके मिट्टी की बात करें कि मिट्टी का प्रकार क्या होना चाहिए, तो गन्ने के लिए
चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। हाँ, जलोढ़ क्षेत्रों की चिकनी दोमट मिट्टी गन्ने के उत्पादन के लिए, गन्ने की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम इसके उत्पादन की बात करें कि ये तो जलवायु हो गया, ठीक है, याद रखिएगा उष्णतर जलवायु जो है कि चाहिए। अगर हम गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें कि दुनिया के किस हिस्से में कितना गन्ना उत्पादित होता है, अगर हम गन्ने के उत्पादन की बात करें तो गन्ने का जो उत्पादन है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। गन्ने के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में गन्ने का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, ये ध्यान दीजिए कि पूरे गन्ने की अगर हम बात करें तो पूरे गन्ने में जो है 74% क्या होता है? जल होता है। क्लियर। 10% क्या होता है? रेशा होता है। और 2% क्या होता है? सेलुलोज होता है। और 14% जो है इसमें शक्कर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, गन्ने में शक्कर 14% ही होता है। तो इस 14% शक्कर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बाकी जो 86% चीज़ें हैं उसको निकाला जाता है। तो कॉस्टली होता है ये, इसलिए जो चीनी मिले हैं, है ना, गन्ने की पेराई वगैरह करने के लिए वो गन्ने के क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती हैं। बहुत दूर स्थापित करने से कोई उनको लाभ, मतलब आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितनी मिले हैं गन्ने से संबंधित वो गन्ने के क्षेत्रों में ही लगाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, ठीक ना। अच्छा देखिए, गन्ना एक वार्षिकी फसल है। गन्ना क्या है ये भी समझ लीजिए। गन्ना एक वार्षिकी फसल है, मतलब साल भर में अपनी फसल का उत्पादन होता है। कि कुछ देशों में 2-2 साल लग जाते हैं, ठीक ना। लेकिन भारत में गन्ना जो है कि 8 से 12 महीने में ही तैयार हो जाता है। और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसको तैयार होने में 12 से 24 माह का समय लगता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गन्ना जल्दी तैयार होता है, यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। और दुनिया के बाकी हिस्सों में गन्ना 1.5 साल से 2 साल में तैयार होता है। लेकिन भारत में जो उत्पादित होने वाला जो गन्ना होता है यह पतला होता है, बहुत थीन होता है, ठीक है ना, पतला होता है। और जो दुनिया के बाकी हिस्सों के जो गन्ने होते हैं, है ना, उनके तने मोटे मोटे होते हैं, तो रस ज़्यादा निकलता है। और भारत के जो गन्ने होते हैं उसमें रस की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है। क्लियर। तो उत्पादन के मामले में देखिए ब्राज़ील पहले स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व का 35% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत विश्व का 35% गन्ने का उत्पादन करता है। और गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। उसके बाद चीन का स्थान आता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से चीन का स्थान तीसरा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लुसियाना, अमेरिका में अगर हम लुसियाना की बात करें, मिसिसिपी की बात करें, जो मिसिसिपी नदी का जो बेसिन है, ठीक है, तो इस क्षेत्र को, फ्लोरिडा की बात करें, फ्लोरिडा, तो ये जो क्षेत्र है इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा, है ना। किसको बोलते हैं? अमेरिका के लुसियाना, मिसिसिपी के बेसिन और फ्लोरिडा के क्षेत्र को चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लुसियाना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, एक और क्षेत्र इसमें है अल्बामा। अल्बामा याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र है 3-4, ये इनको चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक ना, बॉल ऑफ शुगर। और गन्ना उत्पादक इन क्षेत्रों को वहाँ पर जो है सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड आप याद रखेंगे, सेंट्रल। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को वहाँ पर सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर गन्ने का निर्यात की बात करेंगे तो गन्ने का निर्यात क्यूबा करता है। क्यूबा को भी कहीं कहीं पर कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्यूबा, है ना, कैरेबियाई देश है क्यूबा। क्यूबा क्या है? एक प्रकार का कैरेबियाई देश है जो गन्ने का निर्यात बड़े पैमाने पर करता है। और विश्व का 15% गन्ने का उत्पादन कौन करता है? क्यूबा करता है। तो अगर चीनी का कटोरा आपसे पूछे
तो आप अमेरिका के सेंट्रल प्रदेशों को ही बताएंगे, ठीक ना। अगर वो ऑप्शन में नहीं रहा तब आप क्यूबा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि क्यूबा की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो गन्ना ही है। गन्ने के उत्पादन और व्यापार पर ही क्यूबा की अर्थव्यवस्था चलती है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक शब्द आप और याद रखेंगे, धमरारा शक्कर, ठीक ना। धमरारा शक्कर, धमरारा शक्कर जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्राप्त की जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तटीय प्रदेशों में जो उष्णतर प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में जो शक्कर होता है, जिसका गन्ने का उत्पादन होता है, उसे शक्कर बनाया जाता है और उस शक्कर को धमरारा शक्कर बोलते हैं। यह बेहद ही प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, धमरारा शक्कर, है ना। इसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है और बढ़िया शक्कर होता है ये। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कपास की, ठीक ना। जो अगली फसल होगी जिस पे हमें चर्चा करनी है वो क्या होगी? कपास होगी। देखिए, अब बात हम लोग अगर करें कपास की, तो कपास की फसल के लिए जो तापमान है, यह तापमान आपको 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का औसत तापमान चाहिए कपास की फसल के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है जलवायु के बारे में, ये है कि कपास की जो फसल है वो किसी भी प्रकार की जलवायु में उत्पादित की जा सकती है। कपास की फसल के लिए किसी पार्टिकुलर जलवायु की ज़रूरत नहीं होती है। और उष्ण और सामान्यतः शीतोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। यह लगभग 40 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों तक कपास की फसल को उत्पादित किया जाता है। कपास भारत की ही फसल है, ठीक ना। ये विद्वानों का यह कहना है कि कपास सबसे पहले भारत में ही हुआ था और भारत से ही इसे पूरी दुनिया में लेकर के जाया गया। कपास का लगभग आपको मिलता है 1800 BC, मतलब 1800 ईसा पूर्व में कपास भारत में उत्पादित की जाती थी। अगर हम बात करें कपास के महत्व की कि कपास का आर्थिक महत्व क्या है, तो कपास से जो है कि कपड़े बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मतलब कपास एक ऐसी फसल है जिसका विभिन्न तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तथा कपास में एक बात और होती है, कपास इस प्रकार की फसल है कि कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट देता है ना। श्रम भी चाहिए होता है इसको, लेबर भी चाहिए, लेकिन कपास जो है कम व्यय में अधिक लाभ जो है प्रदान करता है कपास की फसल, ठीक। तो तापमान हो गया। अगर हम इसके मिट्टी की बात करें, किसकी बात करें? मिट्टी की। तो अगर हम कपास की मिट्टी की बात करते हैं तो कपास में जो है कि चीका प्रधान दोमट मिट्टी चाहिए और सबसे अच्छी कपास होती है चेरनोजम यानी कि काली मिट्टी में। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और कपास के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। चीका प्रधान दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में सर्वोत्तम फसल होती है जिसको रेगुर या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से केवल 100 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। कपास की फसल को बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। अगर हम भूमि के प्रकार की बात करेंगे तो कपास की फसल के लिए ढाल वाली भूमि चाहिए। समतल भूमि हो, जो ढाल वाली हो, जिस भूमि में पानी रुके नहीं, है ना। अगर सिंचाई की जाए तो उस भूमि से पानी निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार की समतल जो है सामान्य ढाल वाली भूमि कपास की फसल के लिए चाहिए। क्लियर? ये सारी बातें हो गई। अब इन सारी बातों को समझने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कॉटन यानी कि कपास के प्रकार हम लोग समझेंगे। तो कपास देखिए 4 प्रकार की होती है। एक कपास होती है छोटे रेशे वाली जिसको कि इंडियन कॉटन बोलते हैं, भारतीय कपास बोलते हैं, और इसका जो रेशा होता है वो 0.5 सेंटीमीटर तक का ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता। इस प्रकार की जो कपास है वो चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक ना, अफ्रीका आदि देशों में पाई जाती है। उसके बाद आती है
मध्यम रेशे वाली कपास, इसको मिस्री कपास इजिप्टियन कॉटन भी बोलते हैं, और इसकी जो रेशे की लंबाई होती है वह 2 से 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद जो चौथा कपास है वो लंबी रेशे वाली कपासें होती हैं, और यह इसकी लंबाई 3 से लगभग आपका 6 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद आती है पेरू की कपास। पेरू की कपास की खासियत यह है कि यह कपास पेरू के जंगलों से प्राप्त की जाती है और किसी प्रकार का कोई फसल नहीं लगाया जाता है, ठीक ना। जो जंगलों में पेड़ वगैरह होते हैं उन्हीं से इसके डोडे, जो कपास के जो फूल होते हैं ना, उसको डोडा बोला जाता है। तो पेड़ों से ही, जंगली पेड़ों से क्या होती है, जंगली कपास होती है, पेड़ों से ही तोड़ लिए जाते हैं, है ना, और ऊन वगैरह बनाने में, बाकी कपड़े तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर कपास के उत्पादन की बात की जाए तो कपास के उत्पादन में अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है। यह विश्व का लगभग 25% कपास का उत्पादन करता है। अमेरिका में कुछ शहर हैं जिनका आप नाम याद रख लेंगे। वो क्या है? टेनेसी, अल्बामा, मिसिसिपी का बेसिन, ठीक ना, मिसौरी। ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कपास बेल्ट, कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अमेरिका में टेनेसी, अल्बामा, मिसौरी, इन क्षेत्रों को याद रखिएगा, इनको कॉटन बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन का स्थान आता है और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। दूसरे पर चीन और तीसरे पर अपना प्यारा भारत है। क्लियर? तो कपास के मामले में इतना ही है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक ना। इन चीज़ों को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। फसलों में सबसे पहले हम बात करेंगे रबड़ की। रबड़ के अगर प्राप्ति स्थान की बात की जाए तो रबड़ सबसे पहले ब्राज़ील के जंगलों से प्राप्त किया जाता था, ठीक ना। रबड़ का महत्व पहले तो नहीं था, लेकिन 1888 में आकर के डनलप महोदय थे, डनलप महोदय ने रबड़ का टायर बना दिया। तो जब डनलप महोदय ने रबड़ का टायर बना दिया तो उसके बाद जो है रबड़ का बड़े पैमाने पर जो है आर्थिक महत्व लोगों को समझ में आया। और इससे पहले 1876 में हेनरी विकॉम थे। हेनरी विकॉम ने क्या किया, जो बीज थे किसके, रबड़ के जो सीड्स थे, इन सीड्स को क्या किए, लंदन लेकर के चले गए और वहाँ अपने बागानों में लगाया। और वहाँ से जो पौधे प्राप्त हुए, उन पौधों को फिर श्रीलंका और फिर मलेशिया और बाकी दुनिया के देशों में लेकर के जाया गया। वहाँ पर बड़े पैमाने पर रबड़ का उत्पादन शुरू किया गया। लेकिन दुनिया में आज भी 8% जो रबड़ है वो जंगलों से प्राप्त किया जाता है, और जो 92% जो रबड़ है वो बागवानी द्वारा प्राप्त किया जाता है। रबड़ के जो पेड़ होते हैं 10-10 मीटर पे, 15-15 मीटर की दूरी पर क्या करते हैं, ऐसे लगा दिए जाते हैं, है ना। और फिर उन पेड़ों में जब पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो खांचे बना करके, और उसमें से फिर रबड़ का दूध जो है प्राप्त किया जाता है, और उस दूध से फिर क्या किया जाता है, रबड़ बनाया जाता है। रबड़ के अगर हम वृक्षों की प्रजातियों की बात करेंगे तो 3 प्रजातियां हैं मुख्य रूप से। जो ब्राज़ील में यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो पाई जाने वाली जो प्रजाति है उसका नाम है ब्राजीलियनसिस, ठीक ना, याद रखेंगे। ब्राज़ील में जो पाई जाने वाली प्रजाति है उसका नाम क्या है, ब्राजीलियनसिस। दूसरा जो है कि अमेरिका में पाई जाने वाली जो प्रजाति होती है वो है मैक्सिकेना, और तीसरा जो है अफ्रीका में जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है हैविया, ठीक है। तो हैविया वृक्ष से अफ्रीका में, मैक्सिकेना से उत्तरी अमेरिका में, और ब्राजीलियनसिस से दक्षिणी अमेरिका में रबड़ की प्राप्ति की जाती है। रबड़ उत्पादन की अगर हम बात करें तो रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड का सर्वप्रथम स्थान आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पे मलेशिया है। भारत में भी रबड़ का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। ये कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप क्या करना है, आपको याद रखना है। रबड़ जो है कि रबड़ की फसल के लिए जो तापमान है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, और औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर? जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इससे कम की जो बारिश होती है रबड़ की फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे रबड़, तो उष्णतर क्षेत्रों की फसल है। रबड़ क्या है? उष्णतर क्षेत्रों की फसल है। क्लियर? तो ये रहा रबड़ के बारे में। अगर हम चाय के उत्पादन और व्यापार के बारे में बात करें
तो चाय में एक थीन नामक तत्व होता है जो स्फूर्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्फूर्ति प्रदान करता है। चाय के पौधे के लिए जो आपका जो तापमान है, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और औसत जो है कि वार्षिक वर्षा 250 से 500 सेंटीमीटर तक के लिए चाहिए। अगर हम भूमि के प्रकार की बात करें तो चाय के लिए सीढ़ीदार खेत चाहिए, पानी बहुत चाहिए चाय के लिए, लेकिन पानी चाय की जड़ों में लगना नहीं चाहिए, ठीक ना। इसलिए चाय जो है पहाड़ों की ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके और चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। चाय मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त किया था पहले, ठीक है। बर्मा और चीन में चाय आज भी औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में आप लोग क्या यूज़ करते हैं? हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो चाय का उपयोग क्या है? औषधि के रूप में नहीं है। वास्तव में जब चाय की शुरुआत हुई थी तो चाय का जो प्रयोग है, जब लोग काफ़ी थक जाते थे तो औषधि के रूप में करते थे कि चाय में थीन नामक तत्व होता है जो क्या करता है? स्फूर्ति प्रदान करता है, ठीक। लेकिन हम भारतीय क्या हैं, किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं और उसको हमेशा पीना चालू कर दिए, ठीक है। और हम तो देखते हैं कुछ लोग चाय, ठीक है, कम पीते हैं, कुछ लोग चाय जो है रस की तरह पीते हैं, है ना। हाँ, कुछ लोग एक गिलास चाय पी जाते हैं। तो भाई महान लोगों को जो है कि नमन है। हाँ, चाय के प्रकारों में देखिए मुख्य रूप से विद्वान 2 चाय मानते हैं, ठीक ना, एक चीनी चाय और एक भारतीय चाय। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इस आधार पर डिवाइड नहीं किया जाएगा, हम इस आधार पर डिवाइड करेंगे कि एक काली चाय और एक हरी चाय, ठीक। चाय का उत्पादन भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा करता है 30%, है ना। लेकिन ये भारत जो चाय का उत्पादन करता है वो चाय होती है काली चाय। चीन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, लेकिन जो चीन उत्पादन करता है वो किस चाय की करता है? हरी चाय की करता है, ठीक ना। हरी चाय के उत्पादन के मामले में चीन नंबर 1 है। जापान में भी हरी चाय का उत्पादन किया जाता है और हरी चाय ही लोग पीते हैं, क्लियर। लेकिन भारत में क्या है? काली चाय। काली और हरी का क्या मतलब है? काली चाय वो चाय होती है जब उसकी पत्तियों को तोड़ करके सुखा करके, है ना, और पूरी तरीके से फिर उसको डिब्बा में पैक करके तब भेजा जाता है, तो वो होती है काली चाय। हरी चाय क्या होती है? पत्तियों को तोड़ करके, ठीक ना, और वैसे ही बिना सुखाए उसको पैक कर देते हैं, पैक करके उसको चाय में यूज़ करते हैं, तो वो चाय होती है हरी चाय होती है, ठीक है। जैसे ग्रीन टी का आज प्रचलन है, अभी हमारे अभी नए में क्या चल रहा है? ग्रीन टी चल रहा है कि ग्रीन टी, हरी चाय पीजिए, है ना, तो वो ग्रीन टी है, क्लियर। ग्रीन टी कम नुकसान करती है, काली जो ब्लैक टी होती है वो ज़्यादा नुकसान करती है। ताइवान में सबसे फेमस चाय होती है जिसको उलोंग चाय कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, ठीक ना। ताइवान में कौन सी चाय होती है? उलोंग चाय होती है, क्लियर। भूमि की बात हमने करी दी, सीढ़ीदार खेत चाहिए, ढलान वाले, क्लियर। तो ये रहा चाय के बारे में। चाय के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। इन सब फसलों को देखने के बाद एक फसल और है जिसको हम पढ़ेंगे, वो क्या है? कहवा, ठीक ना। कहवा देखिए 28 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री नॉर्थ तक उत्पन्न होने वाली क्या है? फसल है, क्लियर। यह अभी जो है कि उष्णकटिबंधीय तर क्षेत्रों की फसल है। कहवा के लिए भी पर्याप्त बारिश चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा कहवा की फसल के लिए चाहिए, ठीक ना। कहवा का जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका में इथियोपिया को माना जाता है। कहवा का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में इथियोपिया को माना जाता है। वैसे कहवा विश्व के सभी देशों में उत्पादित किया जाता है, रूस, चीन, भारत, अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, श्रीलंका, क्लियर, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे देशों में कहवा का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप एक बंदरगाह याद रखिए, सेंटोस, जो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर? ब्राज़ील में, ठीक ना। क्या है? सेंटोस, क्लियर। सेंटोस जो है कि बंदरगाह है, कहवा का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है ब्राज़ील से। और ब्राज़ील में जो कहवा के बागान होते हैं, उन कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या बोला जाता है? फजेंडा बोला जाता है। और सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कहवा होता है
वो अरब का होता है, अरब की कॉफ़ी, अरब का जो कहवा होता है जिसका नाम है मोचा, तो अरब में भी यमन में होता है ये। क्लियर? तो अरब का जो मोचा कहवा है यह अति उत्तम क्वालिटी का होता है, मोचा कहवा अरब का। क्लियर? तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं, अरब में मोचा कहवा बहुत फेमस है। ठीक, अगर हम कहवा के वृक्ष की बात करेंगे तो कहवा का जो वृक्ष होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है अरेबिका, जिसको बोलते हैं अरेबिका कहवा, और दूसरा होता है रोबस्टा कहवा, रोबस्टा कहवा। ये दोनों जो है कि इनके जो वृक्ष होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबी झाड़ियों वाले वृक्ष होते हैं। जबकि जो लाइबेरिका कहवा है, जो लाइबेरिका कहवा होता है इसकी झाड़ियाँ क्या होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं लाइबेरिका कहवा की। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, अरेबिका कहवा और रोबस्टा कहवा जो कहवा की झाड़ियाँ होती हैं उनके प्रकार हैं, ये लंबी झाड़ियाँ होती हैं। और जो लाइबेरिका कहवा होता है, लाइबेरिका कहवा की झाड़ियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं। कहवा के उत्पादन के मामले में अगर हम बात करेंगे तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, ब्राज़ील है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन है, कंबोडिया है। और तीसरे स्थान पर कौन है, वियतनाम है। ठीक, तो ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो फसलों से संबंधित कई सारी चीज़ें यही हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। और जो लोग जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं वो इन सारी बातों को क्या करेंगे, अगर सबको अगर डिटेल में पैराग्राफ बना करके लिखें तो वो भी आराम से लिख सकते हैं। पर्याप्त उत्तर उनको लिखने को यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं रही। देखिए, जब आपको आंकड़े याद रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में बाकी सारी चीज़ें लिख लेंगे, है ना। कि भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप जानते हैं, आप जान रहे हैं कि किसी फसल को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, पर्याप्त सिंचाई चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, है ना। मौसम ठंडी से फिर गर्मी का होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें क्या हैं, आपको ध्यान में रखना है।